बोलिए कि पार्शल बैन ऑन काउ स्लॉटर वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। तो उसके अलावा अम्बेडकर जी ने पार्टीशन पे भी बहुत कुछ पुस्तक है उनकी पार्टीशन पे, जैसे आपने कहा कि भी आया हूँ पार्टीशन पे, पाकिस्तान पे कोई पुस्तक है, तो ऐसे कोई पुस्तक है। हम लोग अम्बेडकर चेयर है, तो अम्बेडकर चेयर आई थिंक उसको लिए मैं कुछ रिसर्च भी ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि काउ स्लॉटर पे बाबा साहब का क्या स्टैंड था, ही मैं जानता नहीं हूँ, तो थोड़ा उस बारे में अगर आप इल्यूमिनेट कर सकें। हाँ, वैसे तो विषय आपने जो रखा है कि काउ स्लॉटर वाले जो इशू पर बाबा साहब इस मत से अपने दलित समाज के लोगों को वो कहते थे, हालांकि ये एक धारणा है कि मांस भक्षण का काम दलित समाज करता है, तो बाबा साहब ने मांस भक्षण नहीं करना चाहिए ऐसा उन्होंने हमेशा, और उन्होंने आपकी जानकारी के लिए बाबा साहब मांस भक्षण नहीं करते थे। जो मांस भक्षण नहीं कर सकते तो काउ स्लॉटर का विषय तो बहुत दूर का विषय है। और उन्होंने कई, मैंने कहा कि बहुत बड़ा विषय है, आर्यन थ्योरी और सारे विषय में बाबा साहब ने अपने विचारों के माध्यम से बताया है। वैदिक युग में जो बात कहते हैं गौ हत्या वाला विषय, उस पर उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया अपनी रखी है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक बड़ा द्वंद्व इस बात पे भी चलता है कि जब बाबा साहब की जयंती आती है तो क्योंकि कुछ वैचारिक पृष्ठभूमि से जो बिलोंग करते हैं वो कभी कुछ तारीफ करते हैं उनकी, तो कभी बुराई करते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं अगर पूछना चाहूँ कि बाबा साहब को एक इतिहास में इसलिए भी देखा जाता है कि बाबा साहब जो थे वो ब्रिटिश राज के अंदर ही रहना चाहते थे। उनका मानना ये था, आज़ादी नहीं चाहते थे वो, क्योंकि आज़ादी को बिल्कुल सपोर्ट, ये बात सच है, कोई कुछ भी बोल दे लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तो वो ब्रिटिश राज में रहना चाहते थे, लेकिन 1946 में जब उनको पद मिला, उनको पदवी मिली, तो अचानक से उनके मस्तिष्क में क्या विचार आया कि उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया, ब्रिटिश को वो अलग मानने लगे, ब्रिटिश कमज़ोर पड़ गया, तो फिर उसके बाद में इधर साथ तो वो भी उनका भी, तो मैं समझता हूँ कि उनका भी विचार बदल गया, क्योंकि उनको पद मिल गया था उस समय, बहुत बड़ा, बहुत गरिमा मिल गई थी, तो ये भी द्वंद्व हो सकता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में ये आपने जो कहा कि आरोप लगता है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ थे। अगर वो स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ थे, उनके जितने भी शोध पत्र आप देखेंगे तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। ब्रिटिश सरकार ने जितना आर्थिक शोषण किया उसके खिलाफ मुखर होकर उन्होंने अपने शोध के माध्यम से, अपनी पत्र पत्रिका के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से कहा। लेकिन बाबा साहब ने 1932 में कांग्रेस के नेताओं से इस बात के लिए आग्रह किया था कि स्वतंत्रता का आंदोलन में मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे आप समानता की गारंटी दे। वो स्वतंत्रता से पूर्व समानता की गारंटी चाहते थे, क्योंकि इस देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था के चलते हुए अगर देश की सरकार भी बदल गई और वर्ण व्यवस्था नहीं बदली तो ये गुलाम समाज फिर गुलाम ही रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर स्वतंत्रता से पूर्व समानता आनी चाहिए। और आप ये कहना कि वो स्वतंत्रता आंदोलन से दूर थे, ऐसा नहीं। वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी, जैसे मैंने कहा कि 1936 में इनविजन ऑफ कास्ट उन्होंने लिखा, दिस इज अ रियल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन। तो इस देश के अंदर जो दलित वंचित वर्ग था, जो गुलामी सा जीवन जी रहा था, समाज के अंदर सामाजिक गुलामी में जी रहा था, वो सामाजिक गुलामी से मुक्ति चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहता हूं, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व समानता की गारंटी है। और ये वो जानते थे। और जिस प्रकार मैंने कहा कि वो आंदोलन के दौरान भी, अब उन्होंने 1942 और 46 के बीच में जितने भी विधेयक के द्वारा परिवर्तन किए वो किसके लिए थे? अगर 1938 में ब्रिटिश सरकार में रहना चाहते तो 1938 में 60 श्रमिक संगठनों को इकट्ठा करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाते, उनके शोध पत्र ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं होते। लेकिन वो भारतीय और कांग्रेस के सामने प्रश्न रखना चाहते थे कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वतंत्रता समानता के बिना अपूर्ण है। स्वतंत्रता मिली मुझे, लेकिन समानता नहीं मिली। मुझे स्वतंत्र तो हो गया हूं, लेकिन मैं समान बैठ नहीं सकता, किसी के साथ बैठ के चल नहीं सकता हूं, तो समानता, उस स्वतंत्रता का कोई उपयोग नहीं। इसलिए उन्होंने कहा
कि स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की गारंटी चाहिए। एक विषय आप बताइए। हम आजकल देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रशासन हो, नैतिकता कम होती जा रही है। बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उनके नैतिकता पे ही प्रशासन का ढांचा या ओवरऑल पब्लिक लाइफ डिपेंड रहती है, उससे उसकी इफिशियंसी बढ़ती है और डेमोक्रेसी डीप होती है। तो उसके बारे में उनकी जो नैतिकता है या उनके विचार है, तो करंट कॉन्टेक्स्ट में वो प्रशासन या राजनीतिक क्षेत्र में कैसे फैलाए जा सकते हैं? देखो, इसमें आपने जो प्रश्न किया उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दोहराया नहीं कि नैतिकता प्रशासनिक क्षेत्र में होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने कहा ना, आज किसी भी, मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ कि जो दलित समाज के नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारी नहीं है। इसके कारण नैतिकता वाले विषय में इस वर्ग जिन्होंने कहा मेरे बाबा साहब, उन्होंने भी बाबा साहब को एक छोटे घेरे में बांधने का प्रयास किया। इसलिए मेरा कहना है कि जब संपूर्ण समाज उनको स्वीकार करेगा तो उनके विचारों को भी आत्मसात करेगा। जैसे कि मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की जो भूमिका थी स्वतंत्रता पे, जो संविधान सभा थी उसके अंदर, तो उस वजह से जो दलित समाज है हमारे देश का, वो उनको अपने देवता की तरह देखता है। और सर इस वजह से, क्योंकि दलित वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है हमारे देश के अंदर, तो जो हर अलग अलग पार्टियां होती हैं सर, अलग अलग टाइम पर उनका यूज़ करती, मुझे लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अम्बेडकर साहब एक ब्रांड थे, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर ब्रांड थे, और उसका तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक सवाल यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ, एक और इसी में इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो आरक्षण देने का विषय उन्होंने चुनावी वादे थे, उसमें कहा गया था कि आरक्षण की एक बार से पुनः, जैसे इनके अम्बेडकर जी की बात करें, उन्होंने कहा 10 साल के बाद में उसको एक बार से वापस देखा जाना चाहिए, तो क्योंकि पूरा प्राचीन व्यवस्था ऐसी थी कि वो स्थिति नहीं बन पाई। तो अभी भी वही चल रहा है, तो स्थिति तो उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि इनका यूज़ किया जा रहा है ब्रांड के तौर पर, जो चाहता है उनको इस्तेमाल कर लेता है वोट बैंक के लिए? आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? वास्तव में बाबा साहब निश्चित तौर पे आज बाबा साहब अम्बेडकर एक उस वर्ग के एक आइकॉन है, ये पहचान के रूप में है। और राजनीतिक दल, अगर कहूँ, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को कभी स्वीकार नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई से जब पहला चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने उस समय ये तय किया था कि हम राष्ट्रीय नेता जो है, राष्ट्रीय नेतृत्व स्तर के जो नेता, उनके अगेंस्ट कांग्रेस अपना नेता नहीं खड़ा करेगी, अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब 1952 में चुनाव लड़ते हैं, मुंबई में दादर से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस उनके अगेंस्ट एक खड़ा किया नेता, और नेहरू स्वयं 2 बार गए उनके चुनाव अभियान में उनके खिलाफ, और बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हारे। अर्थात मैं ये बात घटना इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो बाबा साहब वैचारिक दृष्टि से उनके साथ नहीं थी, या बाबा साहब उनके साथ नहीं थे, आज कांग्रेस भी बाबा साहब को लेकर अपने मंच पर खड़ी होती है। जिस वामपंथियों को कांग्रेस बाबा साहब ने इस देश का शत्रु तक घोषित किया, आज वही वामपंथी दल बाबा साहब का अम्बेडकर का चित्र लेकर घूम रहे हैं। निसंदेह आज बाबा साहब अम्बेडकर उस दलित वर्ग के एक आइकॉन है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां उनका चित्र लेकर घूम रही हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में के नाते, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते, जो उन्होंने संविधान निर्माण किया, उस संविधान निर्माण करते समय संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण भारत का चिंतन करते हुए उन्होंने इस देश का संविधान निर्माण किया। रही बात आरक्षण की, वह स्वयं मानते थे कि आरक्षण इस समाज का भला नहीं कर सकता है, इसलिए आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए मिला जाए, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाला आरक्षण में भी बाबा साहब का एक शोध का विषय है। उसमें जब ये संविधान सभा में जब पारित हुआ, तब बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित नहीं थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस समय, मुझे फिर वही बात कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्य से इस
वर्ग के वोट लेने के लिए बाबा साहब अंबेडकर को उस वर्ग का नेता और नेतृत्व